In this video, we will understand the what is the stresses and what is the types of the stresses. So, स्ट्रेस समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये एक बार हो गया, ओके। और इस बार में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इधर पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और सेम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हम पी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये एक बार है और इस बार में एक अपोजिट नेचर का फोर्स लगा हुआ है, पी फोर्स, ओके। बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली केस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, एक कंस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये बॉडी जो है कहीं पे फिक्स्ड है और इस बॉडी पे हम एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है, बट यहाँ और यहाँ इन दोनों केसेस में जो फोर्सेस में डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है ये टेंसाइल नेचर का लग रहा है। इट मीन्स जब ये फोर्स इस बार में लगेगा तो इस क्रॉस सेक्शन पे होगा ये ब्रेक होगा और ये बाहर की तरफ खिंचाव होगा। इसमें इस पूरे क्रॉस सेक्शन में बाहर की तरफ खिंचाव होगा, टेंशन होगा, ठीक है। बट सेकेंड वाले केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा। इट मीन्स अगर इसके पार्टिकल जो है दूर दूर है तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, कंप्रेस होकर ये पार्टिकल जो है आपस में नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। बट सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इसके पार्टिकल जो है ये दूर दूर चले जाएंगे, ये दूर दूर खींचे चले जाएंगे, ओके। तो ये होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर का फिनोमेनन होता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसी चीज को, इसी इसी फोर्स को जब हम एफ यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। जैसे इस बार को बीचों बीच क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे कट करके हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे कट करके ऑब्जर्व किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो प्लेन है, ये बार का जो ये वाला प्लेन होगा, यहाँ पे ये वाला प्लेन, इस कंप्लीट प्लेन पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा था। एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, या तो फिर आप इसको इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स, ओके। रीस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स क्या कर रहा था, जो भी हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे और इस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहा था, जो एनर्जी डिस्टर्बेंस हो रहा था, जो पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज कर रहा था, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इनिशियल इनर्शिया को, इनर्शियल स्टेबिलिटी को, इनर्शियल एनर्जी को गेन करने के लिए ये रीस्टोरिंग फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना स्टार्ट करता था। यहाँ पे देखो ये फोर्स का डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए इस प्लेन पे जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा वो इधर होगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस प्लेन पे जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि जब भी हम इस तरह का फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो इस केस में जो है मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस केस में जो वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है, वेलोसिटी बॉडी का वो जीरो होता है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहाँ पे जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो जनरेट हो रहा है ये एग्जैक्टली इक्वल होगा। यहाँ पे जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये फोर्स जनरेट हो रहा है, ये फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होगा इस एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के, ठीक है। और यही इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो है स्ट्रेस कहलाता है। सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी फोर्स को जब हम इस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, इस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से, तब उसे स्ट्रेस बोला जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट में इसी को समराइज करके बोलूं तो स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है जब किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नली लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। और उस लोड को अप्लाई करके बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, या तो फिर बॉडी का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो बॉडी इनिशियल फोर्स को इनिशियल शेप को रिगेन करने के लिए, अपने इनिशियल स्टेट में जाने के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करती है, बॉडी के अंदर इंड्यूस होता है। दैट इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ओके। तो स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसको स्ट्रेस बोला जाता है। स्ट्रेस को हम बेसिकली सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, सिग्मा, ओके।
तो होप ये स्ट्रेस के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो बहुत स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के फोर्स की वजह से ही लगेगा, ठीक है। तो ये मिथ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेस अगर अगर इस टाइप के फोर्सेस लग रहा है तो उसके लिए जो है ये जो नॉर्मल केसेस है, बट स्ट्रेस यहाँ पे देखो एक स्पेशल, यहाँ पे ये शियर का केस है, यहाँ पे भी जनरेट होता है। ये टॉर्जन का केस है, यहाँ पे भी जनरेट होता है। ये बीम्स का एग्जांपल है, यहाँ पे भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो स्ट्रेस जो है वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी रेस्ट्रिक्शन और एक्सटर्नली अप्लाइड इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट जनरेट हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है। वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या तो डायरेक्ट लोड हो, या तो फिर शियर लोड हो, या तो फिर टॉर्जनल लोड हो, या तो फिर बेंडिंग लोड हो। किसी भी टाइप का लोड हो सकता है, उसके अगेंस्ट स्ट्रेस जो है वो इंड्यूस्ड हो सकता है। ओके, तो ये हो गया स्ट्रेस के बारे में बेसिक सी बातें। ओके, अब हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ा एक दो पॉइंट में आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में आपको याद रखना है कि इट इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, फर्स्ट थिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला जो है आपका सिंपली इसका फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस का अगर मैं बात करूं तो इसी जगह यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आ जाता है। देखो, ये जो स्ट्रेस यहाँ पे इंड्यूस होगा, यहाँ पे इसके केस में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। इसके केस में जो इंड्यूस होगा स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंसाइल, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस बॉडी के अंदर, यहाँ पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसको टॉर्जनल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा ये बेंडिंग स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो स्ट्रेस का टाइप जो है वो लोड्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेस का एक दो और भी क्लासिफिकेशन होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे यहाँ पे कभी कभी देखा होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस कहीं पे लिखा रहता है, तो जो ये टेंसाइल स्ट्रेस होता है या तो फिर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, ये दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। इस टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस की खासियत यही की यहाँ पे फोर्स अपॉन जो ये एरिया होता है, ये एरिया जो है फोर्स के परपेंडिकुलर वाला होता है। जैसे देखो यहाँ पे फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम एरिया जो यूज करेंगे वो हम बिल्कुल इस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला, यानी इस फोर्स के नॉर्मल डायरेक्शन वाला एरिया जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, नॉर्मल एरिया। ओके, तो दैट्स वाई कभी कभी कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है, या तो फिर इसे ही सिंपल स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया, स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दिया। अब स्ट्रेस के बारे में एक दो इम्पोर्टेंट बातें जो है वो मैं बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो स्ट्रेस जो है ये एक टाइप का टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी, ये जो है एक टाइप का टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेस जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो आपका हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकेंड इसमें आपका हो जाएगा डायरेक्शन, और थर्ड इसमें हो जाएगा आपका प्लेन, प्लेन, ठीक है। अभी तक आपने जैसे वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा होगा या तो फिर स्केलर क्वांटिटी पढ़ा होगा। स्केलर में सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। बट टेंसर एक और टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपको किसी भी बॉडी में स्ट्रेस निकालना हो तो ये तीनों चीज़ आपको पता करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जैक्टली स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक पता कर पाओगे। उस स्ट्रेस का आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, प्लेन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये एक मैंने बॉडी लिया हुआ है, क्यूबिक बॉडी, ठीक है, ये बॉडी लिया हुआ है। अब इस बॉडी पे जैसे यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है P, ओके। तो अब देखो फोर्स P लग रहा है, तो ये P क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन यहाँ पे अगर हम इसको एक्स एक्सिस लेंगे तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया। और प्लेन का बात करें तो अब जो है दो चीज तो हमें पता चलेगा, बट स्ट्रेस के बारे में अगर पूछा जाए तो हम स्पेसिफिकली पूछेंगे कि तुम्हें किस प्लेन में स्ट्रेस पूछ रहे हो। क्या वो ये वाला प्लेन है, ठीक है, क्या वो ये वाला प्लेन है, क्या वो कोई ऑब्लिक प्लेन है, ठीक है। तो
स्ट्रेस के बारे में बताने के लिए हमें 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। स्ट्रेस जो है इसीलिए इसको टेंसर बोला जाता है। ये जो है सेकंड ऑर्डर टेंसर है। कौन-सा ऑर्डर टेंसर है? सेकंड। जो स्केलर्स होते हैं लाइक डिस्टेंस हो गया आपका, स्पीड हो गया, ये 0 ऑर्डर टेंसर होता है। और जो आपका वेक्टर्स होता है वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है, ठीक है? तो स्ट्रेस के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है स्ट्रेस के बारे में कि जब हम एक्सटर्नली लोड अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बिल्कुल देखो इस ये जो एरिया है इसके मिड पॉइंट पे हमने जो है फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? इसके मिड पॉइंट पे। बट जब इसी बॉडी को जब आप ब्रेक करोगे तो देखोगे कि इसके बीच में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो पूरे एरिया में जनरेट होता है। वो ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ एक एक पतला सा यहाँ पे अगर ये कोई एक्सिस होता तो सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सिस पे जनरेट होता है स्ट्रेस, नहीं, वो स्ट्रेस जो जनरेट होता है वो कंप्लीट एरिया में जनरेट होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमें एक दो और इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है, वो ये है कि स्ट्रेस को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कांट मेजर, कांट मेजर। जब भी किसी भी बॉडी में हमें स्ट्रेस मेजर करना होता है तो सबसे पहले हम उस बॉडी में इलोंगेशन मेजर करते हैं, यानी डेल एल। डेल एल का बेसिस यूज करके हम उसका स्ट्रेन पता करते हैं। स्ट्रेन जो होता है डेल एल अपॉन एल, स्ट्रेन पता करते हैं। और स्ट्रेन पता करने के बाद हम पता करते हैं स्ट्रेस जो है वो जो कि होता है ई इंटू ई। ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखो कि स्ट्रेस जो है ये कभी भी मेजर नहीं किया जाता है किसी भी बॉडी का इन प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है मटेरियल के, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है? मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड नहीं करता है स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे एक ये ब्लॉक मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम का लिया है और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक जो है वो कॉपर का लिया है, ठीक है? और यहाँ पे मैं फोर्स पी लगा रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं फोर्स पी लगा रहा हूँ। यहाँ पे भी जो है एरिया वो ए है और यहाँ पे भी मैं सेम फोर्स पी लगा रहा हूँ, ठीक है? और एरिया यहाँ पे भी ए है। तो स्ट्रेस जो इस दोनों के केस में होगा वो P अपॉन ए ही होगा। डजेंट मैटर ये एल्युमिनियम है और ये कॉपर है। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल के प्रॉपर्टीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? स्ट्रेस इज टोटली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है? मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका यूनिट, ठीक है? यूनिट जो इसका होता है पी अपॉन ए का, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है न्यूटन होता है और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो अगर हम यूनिट नॉर्मल का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये जो है पास्कल होता है, पास्कल। बट जनरली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पास्कल के टर्म पे कभी नहीं लिखा जाता है, ऑलवेज जो है मेगा पास्कल के टर्म में लिखा जाता है। मेगा पास्कल क्या होता है? 10⁻⁶ पास्कल। ये इसलिए लिखा जाता है बिकॉज ऊपर का फोर्स तो न्यूटन अप्लाई होता है बट नीचे का जो डायमेंशन है किसी भी, जैसे यहाँ पे ये बार हो गया, ठीक है? ये बार का जो डायमेंशन होगा इस तरह से, ये कभी भी मीटर में नहीं हो सकता। मीटर समझ रहे हो कितना बड़ा होगा? 2-2.5 हाथ लंबा हो जाएगा। तो ये जो है डायमेंशन में होता है, में, ठीक है? या फिर अगर कोई साफ्ट भी होता है तो वो में ही मेजर करते हैं, मीटर में नहीं करते। तो इसलिए नीचे में हो जाता है तुम्हारा स्क्वायर। अब देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है भैया? तुम्हारा 1000 होता है। जब 1 मीटर इक्वल टू 1000 होता है तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मीटर के में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁶ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे तुमको जो है ये पास्कल, अगर हम इसको जो है मेगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सिंपली 10⁻⁶ से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये वाला बचेगा। और इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे हम? मेगा पास्कल। मेगा पास्कल यहाँ पे देखो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है? तो ये मेगा पास्कल। तो जनरली जो है मेगा पास्कल में इसका यूनिट दिया जाता है। ओके, तो ये जो है स्ट्रेस और स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में था डिटेल में। ओके,